हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। मेरा नाम आकाश सिंह यादव है। जो हम लास्ट में एमसीक्यू देख रहे थे, जो लास्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने एमसीक्यू बनाए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे जो फाइनेंस के। आज हम उसी की दूसरी सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल कैपम इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन ऑप्शन 1 रिक्स एंड ईपीएस, ऑप्शन 2 risks and value of the firm, option 3 risks and the required rate of return, and option D none of the above। देखो होता क्या है, बाकी सारे कोचिंग्स में या बाकी सारे कोचिंग्स या आपके काफ़ी सारे चैनल्स को आप फॉलो करोगे करे होंगे, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू तो दी जाती हैं, लेकिन उसका कंसेप्ट नहीं बताया जाता है। अगर आप कंसेप्ट पे फोकस करोगे तो अच्छा रहेगा। इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो अगर आपको आता हो, लेकिन मैं आपको पहले कंसेप्ट बताऊंगा एंड उसके बाद आप इसका आंसर दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं हम कैपम की। देखो, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जो है वो पोर्टफोलियो का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, पोर्टफोलियो की एक थ्योरी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो मीन्स इन्वेस्टिंग इन मल्टीपल सिक्योरिटी सो मिनिमाइज रिस्क एंड मैक्सिमाइज रिटर्न। देखो, पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है कि जब कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है तो पर्टिकुलर एक शेयर्स पे इन्वेस्टमेंट नहीं करता, वो कई सारे शेयर्स पे इन्वेस्टमेंट करता है, जिससे उसका अनसिस्टमेटिक रिस्क जो होता है वो उसको कम कर लेता है और जो उसका रिटर्न होता है वो मैक्सिमाइज हो जाता है। इसका जो मेन एम होता है डाइवर्सिफिकेशन का, जो उसका पोर्टफोलियो होता है उसको डाइवर्सिफिकेशन का, जो अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है उसको कम करता है वो। अब देखो, टू टाइप्स के रिस्क होते हैं। पहला सिस्टमेटिक रिस्क होता है, दूसरा अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है। इसमें मैं आपको बेसिक बेसिक चीज़ें बता दे रहा हूँ कि सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है और अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टमैटिक रिस्क की। देखो, सिस्टमैटिक रिस्क जो होता है ये अनकंट्रोलेबल रिस्क होता है। ये जो इसके जो फैक्टर होते हैं वो माइक्रो फैक्टर होते हैं। जो भी माइक्रो फैक्टर होते हैं और एक्सटर्नल होता है, ये इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। इसमें तुम्हारे PSTEL आता है, P पॉलिटिकल, S सोशल, T टेक्निकल एंड E इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिकल एंड एल लीगल इन्वायरमेंट। मतलब इसके जितने भी फैक्टर होंगे आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते सिस्टमेटिक रिस्क को। और अनसिस्टमेटिक रिस्क जो होता है वो माइक्रो फैक्टर के कारण आता है। इसको आप कंट्रोल कर सकते हो अगर आप प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हो, प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो, प्रॉपर आप फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप अनसिस्टमेटिक रिस्क को रिड्यूस कर सकते हो। तो पोर्टफोलियो का भी जो काम होता है वो जो अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है उसको कम करना होता है। सिस्टमेटिक रिस्क को आप कम नहीं कर सकते। तो पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि उसमें कई सारे इन्वेस्टमेंट, जो आपके इंस्ट्रूमेंट होंगे, शेयर, बॉन्ड्स। एक इन्वेस्टर अगर कई सारे शेयर्स, कई सारी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो ज़्यादा उसके लिए प्रॉफिटेबल होगा और वहाँ पर रिस्क कम होगा। समझे? पोर्टफोलियो की कई सारी थ्योरीज हैं। तो सबसे पहली जो थ्योरी है मार्कोस थ्योरी है, जिसको हैरी मार्क्यूज ने दी है 1950s में। ठीक है, तो इसको मीन वेरिएंस मॉडल भी बोलते हैं। ये जो मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टूल है जो कि पोर्टफोलियो एनालिसिस के लिए यूज होता है। इसका जो मेन फोकस होता है वो होता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो सो रिड्यूस अनसिस्टमेटिक रिस्क। इट टेल्स रिलेशनशिप बिटवीन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी। मीन जो होता है आपका वो मीन जो होता है वो आपका रिस्क होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो आपका रिटर्न होता है। इसका प्रॉपर एक ग्राफ होता है। क्योंकि आज मेरे पास टाइम कम है, ये अभी कभी आगे अगर ये टॉपिक आएगा तो मैं आपको बताऊंगा और डिटेल। अभी मैं थोड़ा बेसिक बेसिक बता रहा हूँ। फिर इसके बाद मार्कोस थ्योरी के बाद इसमें कुछ डिसएडवांटेज थी। उसी डिसएडवांटेज को कम करने के लिए एक नया मॉडल आया जिसे बोलते हैं सिंगल इंडेक्स मॉडल, जिसे विलियम शार्प ने डेवलप किया था। ये क्या था कि आपके स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड था। एक इंडेक्स होता है जैसे सेंसेक्स हो गया या निफ्टी हो गया, निफ्टी 50 बोलते हैं। जब आपका ये जो इंडेक्स होता है ये बढ़ रहा होता है तो आपकी जो मार्केट वैल्यू होती है शेयर्स की वो भी इंक्रीज हो रही होती है, इसमें ये एज्यूम किया जाता है। लास्ट थ्योरी में क्या था कि अगर बहुत सारी सिक्योरिटीज़ हैं तो उसका स्टैंडर्ड एविएशन और मीन निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था, तो उस पर आप नहीं निकाल पाते थे अगर कई सारी सिक्योरिटीज़ की बात करते थे। और वो थोड़ा सा मतलब लिमिटेड था, और ये जो है लिमिटेड नहीं है और ये काफ़ी सारे माइक्रो फैक्टर को भी एनालिसिस करता है। तो इसके दो फार्मूले भी हैं। आर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा मार्केट रिस्क प्लस का ई जो होता है एरर रेट होता है। ठीक है, बीटा जो होता है वो आपका सिस्टमैटिक रिस्क होता है जिसका फॉर्मूला
कोवेरियंस ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉमा रिटर्न ऑफ मार्केट डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ मार्केट। ठीक है, जो तुम्हारी नेक्स्ट थ्योरी थी वो कैपम आई थी, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जिसे जैक ट्रेनर, विलियम एफ शॉफ एंड जॉन लिंटन ने डेवलप किया था। ये जो है रिलेशनशिप बताती, टेल्स रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क ऑफ द इन्वेस्टिंग इन अ सिक्योरिटी एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट एंड रिस्क प्रीमियम। अब देखो यहाँ पे दो टर्म है, रिस्क फ्री रेट और रिस्क प्रीमियम। ये क्या होते हैं? तो यार बहुत अच्छे सिंपल टर्म है। रिस्क फ्री रेट ये होता है कि मतलब इतना तो आपको इन्वेस्टमेंट में मिलना ही चाहिए, रिस्क फ्री रेट मिनिमम इन्वेस्टमेंट। जब आप थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लोगे, तो अगर आप थोड़ा भी रिस्क ले रहे हो तो इतना पैसा तो मिलना ही चाहिए, ये रिस्क फ्री रेट होता है। रिस्क फ्री रेट को आप इस तरीके ले सकते हो। एक अच्छा सा एग्जांपल दूं तो जो आप एफडी करते हो, तो एफडी में आपको मिनिमम उतना तो मिलना ही चाहिए। जो बैंक का इंटरेस्ट रेट है वो तो आपको मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट है उतना पैसा मिलना ही चाहिए, तो रिस्क फ्री रेट वो हो गया। फिर रिस्क प्रीमियम जो होता है, आप अगर ज़्यादा रिस्क ले रहे हो, जैसे आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप बैंक में अपना पैसा पर्टिकुलर डिपॉजिट कर दो, तो आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो आपका रिस्क फ्री रेट होता है। ठीक है, और रिस्क प्रीमियम क्या होता है? आप पर्टिकुलर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करो, तो वहाँ पे आप रिस्क ज़्यादा ले रहे हो। जब आप रिस्क ज़्यादा लोगे तो आप रिटर्न भी ज़्यादा एक्सपेक्टेड करोगे, यही होता है। इसको आप रिस्क प्रीमियम बोलते हो। तो कैपम जो होता है वो रिलेशनशिप बताता है एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क के बीच क्या मतलब रिलेशनशिप है, वो बताता है कैपम। तो कैपम का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न का जो फॉर्मूला जो होता है, रिटर्न का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा इन्वर्टेड कॉमा मार्केट रिस्क माइनस रिस्क फ्री रेट। जो आपका मार्केट रिस्क और रिस्क फ्री रेट होता है उसको आप रिस्क प्रीमियम बोलते हो। बीटा हमेशा हम सिस्टमेटिक रिस्क को बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपकी एक थ्योरी और आई जिसे बोलते थे आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, जो कि 1976 पे आई। देखो ये आप कंसेप्ट बेस समझोगे कि पर्टिकुलर थ्योरीज में क्या डिसएडवांटेज थी, इसलिए अगली थ्योरी आई, तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। इस तरीके से आप पढ़िए। ठीक है, आपको मैं सीधे सीधे कैपम बता देता, कैपम क्या होता है इसके बाद आंसर दे देता था, ये भी मेरे पास एक ऑप्शन था। लेकिन आप जब पर्टिकुलर चीज़ को समझोगे कि ये ऐसे, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी। आप हमेशा इसी तरीके पढ़ो तो वो आपको हमेशा प्रॉफिटेबल होगा। तो आर्बिट्रेज थ्योरी में क्या था कि कैपम में क्या था कि जो माइक्रो फैक्टर थे उसे एक माइक्रो फैक्टर को कंसीडर किया जाता था। लेकिन आर्बिट्रेज थ्योरी में क्या था कि जितने भी माइक्रो फैक्टर हैं इस सारे माइक्रो फैक्टर को कंसीडर किया जाता था जो आपकी इन्वेस्टमेंट पे इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसको मल्टी फैक्टर प्राइसिंग मॉडल भी बोला जाता है। जैसे माइक्रो फैक्टर में आप मान के चलो गवर्नमेंट इनस्टेबिलिटी, होता क्या है कि अगर आपकी गवर्नमेंट स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है, कि गवर्नमेंट जल्दी जल्दी चेंज होती रहती है, तो वहाँ का जो स्टॉक एक्सचेंज होता है वो उस पर बहुत इफेक्ट होता है। आपके जो शेयर्स प्राइस होते हैं बहुत जल्दी जल्दी ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो वो फैक्टर भी कंसीडर करता है। तो इसमें कई सारे फैक्टर कंसीडर किए जाते थे, बहुत सारे माइक्रो फैक्टर कंसीडर किए जाते थे, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्निकल, लीगल, और भी जितने भी आपके फैक्टर हो सकते हैं, इसमें सारे फैक्टर कंसीडर किए जाते थे। कैपम में सिर्फ आपका एक फैक्टर कंसीडर किया जाता था, इसीलिए आपकी आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी आई। चलो अब हम आंसर की बात करते हैं। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, दी कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड ईपीएस। लगता है नहीं, रिस्क एंड ईपीएस की तो हमने बात ही नहीं की वहाँ पे। रिस्क एंड वैल्यू ऑफ फर्म, बिल्कुल नहीं। रिस्क एंड द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, हाँ ये ऑप्शन हमारा ठीक है, इस चीज़ की हमने बात भी की थी। जो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल होता है वो रिलेशनशिप बताता है रिस्क एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के बीच, तो हमारा जो ऑप्शन है सी ठीक हो गया। चलो अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑप्शन ए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ऑप्शन बी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ऑप्शन सी वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, ऑप्शन डी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप आंसर दो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इजीली आंसर दे दोगे। पहले सीरीज में मैंने इस क्वेश्चन के बारे में मैंने अच्छी तरीके डिस्क्राइब किया है, तो आप इजीली आंसर दे लोगे। जिसने भी अगर पहली सीरीज देखी है तो इजीली आंसर दे देगा वो। अब चलो हम बात करते हैं आंसर्स की। देखो जो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, दो होते हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, और जो आपका वैल्यू मैक्सिमाइजेशन होता है उसको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी बोलते हैं। यही टर्म्स जो होते हैं आपको दिक्कत करते हैं, आप इन टर्म्स को अच्छी तरीके याद रखिए।
वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स की वैल्यू होती है उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश की जाती है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नया कंसेप्ट है, मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कंसेप्ट है। और जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है ये आपका ओल्डर कंसेप्ट है। पुराने जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे फोकस होता था। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हमेशा लॉन्ग टर्म को फोकस करता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपका मेनली ये फोकस होता है कि इकोनॉमिक प्रॉफिट आना चाहिए, शॉर्ट टर्म पे फोकस होता है। यहाँ पे समटाइम अनइथिकल प्रैक्टिस भी यूज होती थी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे, लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे सारी इथिकल प्रैक्टिस यूज होती हैं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे दो मेन जो एम होते हैं, जो अगर कोई शेयर होल्डर इन्वेस्ट कर रहा है तो उस शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज हो पहला, और उसको ज़्यादा डिविडेंड मिले। दो चीज़ों पे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे फोकस होता था। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे सिर्फ एक चीज़ पे फोकस है कि आपका प्रॉफिट ज़्यादा आना चाहिए, बस आपको प्रॉफिट आना चाहिए। आप इथिकल भी हो सकते हो, आप अनइथिकल भी हो सकते हो, इसीलिए आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन आया। तो चलो अब हम आंसर देते हैं। तो देखो पहला ऑप्शन है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेकंड ऑप्शन है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, थर्ड ऑप्शन है वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, एंड फोर्थ ऑप्शन है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो कहीं ना कहीं पहले मॉडर्न नहीं बट लेकिन ट्रेडिशनल तो था, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव था। लेकिन जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ये तो मॉडर्न है यार, ठीक है। फिर इसके बाद वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ही दूसरा नाम वैल्यू मैक्सिमाइजेशन होता है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है लास्ट ईयर के पेपर में, ठीक है। तो फिर ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड नहीं है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो आपका कॉरपोरेट गवर्नेंस का होता है, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में अगर ये क्वेश्चन आता तो इसका आंसर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दे सकते थे। तो करेक्ट आंसर जो है आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। चलो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन है, फॉर मेक और बाय डिसीजन विच कॉस्ट इज टू बी कंसिडर्ड। अगर आप कोई कंपनी को खरीद या बेच रहे हो तो कौन सी कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है, कौन सी कॉस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट की, दूसरी आपकी टोटल कॉस्ट है, तीसरी आपकी फिक्स कॉस्ट है, और चौथी आपकी नन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो पर्टिकुलर हम बात करते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। देखो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है जब आप किसी एक्स्ट्रा यूनिट को बना रहे हो तो उसकी कॉस्ट क्या आ रही है। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि एक शुगर कंपनी है या शुगर फर्म है, तो 1 किलो जब वो चीनी बना रही है तो उसकी कॉस्ट जो आ रही है 50 रुपये आ रही है, ठीक है। जब वो 2 किलो चीनी बना रही है जो कॉस्ट आ रही है वो 90 रुपये आ रही। तो एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए जो आपने एक मोर ज़्यादा यूनिट बनाने के लिए जो कॉस्ट आई, पहले 50 आ रही थी, फिर इसके बाद 2 यूनिट पे 90 हो गई, तो 50 90 माइनस 50 मतलब 40। एक नई यूनिट बनाने के लिए जो आपकी कॉस्ट आई 40, वो आपकी होगी मार्जिनल कॉस्ट। सेकंड पे हम बात करते हैं टोटल कॉस्ट की। टोटल कॉस्ट हमेशा आपकी जो इक्वल होती है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, वो आपकी टोटल कॉस्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट जो होती है, अगर आप पर्टिकुलर एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाओगे, जब आप ज़्यादा प्रोडक्ट बनाओगे तो उससे जो कॉस्ट आती है उसको हम लोग वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। वेरिएबल कॉस्ट वेरी करती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, मतलब आप जब ज़्यादा आउटपुट बनाओगे तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा होगी। फिर बात करते हैं फिक्स कॉस्ट की। फिक्स कॉस्ट जो होती है वो आपकी फिक्स्ड होती है, आप प्रोडक्शन करो या ना करो वो आपको हमेशा फिक्स्ड आनी है। जैसे आपके मान के चलो आप पर्टिकुलर एक कंपनी को आपने रेंट पे लिया है, आप उस पर प्रोडक्शन करिए, आप उस पर प्रोडक्शन ना करिए, आपको रेंट तो देना है ना, वो आपकी हो गई फिक्स कॉस्ट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। और ऑप्शन डी जो है नन ऑफ दी अबव। तो हमेशा जब मेक और बाय डिसीजन होते हैं तो टोटल कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है, जबकि मार्जिनल कॉस्ट से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है, और फिक्स कॉस्ट को कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि टोटल कॉस्ट में आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्लूड होती है प्लस फिक्स कॉस्ट भी इंक्लूड होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका ठीक हो जाएगा, ओके। देखो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट अप्रेजल मेथड इज नॉट बेस्ड ऑन टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ऑप्शन ए पे बैक मेथड, ऑप्शन बी नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, ऑप्शन सी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ऑप्शन डी डिस्काउंटेड पे बैक मेथड, ठीक है। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये पहली जो सीरीज़ थी, मैंने पहला जो लेक्चर था उसमें इसको मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था। तो आपको इसका अच्छे से डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप जाओ
पहले वाली सीरीज को अच्छे से देखो। तो अब चलो इसका मैं आपको एक थोड़ा सा समरी बता देता हूँ। देखो, दो टाइप की कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स होती हैं। कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स हमेशा यूज होती हैं आपकी जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का आप इवोल्यूशन करते हैं, तो आप कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं। दो टाइप्स की आपकी टेक्निक्स होती हैं। पहली होती है ट्रेडिशनल टेक्निक, दूसरी होती है मॉडर्न और डिस्काउंटिंग टेक्निक। ठीक है, ट्रेडिशनल टेक्निक में आपका पे बैक पीरियड आता है, पोस्ट पे बैक पीरियड आता है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आता है। ठीक है, मॉडर्न टेक्निक में आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू आता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आता है। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है हम उस पर बात करते हैं। देखो, ट्रेडिशनल टेक्निक जो होती थी वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करती थी, पहला डिसएडवांटेज जो था। दूसरा डिसएडवांटेज था रिस्क और अनसर्टेनिटी को नहीं कंसीडर करती थी। ठीक है, ये दो मेन डिसएडवांटेज थे, इसीलिए आपकी मॉडर्न और डिस्काउंटिंग टेक्निक आई। मॉडर्न और डिस्काउंटिंग टेक्निक आपके टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते थे, फ्यूचर रिस्क को कंसीडर करते थे, फ्यूचर अनसर्टेनिटी को कंसीडर करते थे। ठीक है, जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं आपकी वही आजकल बहुत यूज हो रही हैं। पहले ट्रेडिशनल टेक्निक्स यूज होती थी, अब मॉडर्न टेक्निक यूज हो रही हैं। मॉडर्न टेक्निक में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किया जाता है। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है मैंने ये पहले लेक्चर में बताया, लेकिन इसमें भी आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ये मतलब होता है कि आपके पास जैसे मान के चलो मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ। तो पहला ऑप्शन है कि आपको मैं आज 100 रुपये दे रहा हूँ, दूसरा ऑप्शन मैं आपको 1 साल बाद 100 रुपये दूंगा। तो किसकी परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी? आज वाले जो पैसा है सब यही बोलेंगे मुझे आज पैसा दे दो, क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर ज़्यादा है। क्योंकि आज इस समय इन्फ्लेशन कम है, इन्फ्लेशन कम है तो आप उससे ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हो, महंगाई कम है अभी। ठीक है, फिर वो 1 साल बाद महंगाई ज़्यादा हो जाएगी तो एक वही 100 रुपये की वैल्यू कम हो जाएगी, उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। उस चीज़ को ट्रेडिशनल मेथड नहीं कंसिडर करता था, जबकि आपका जो मॉडर्न और डिस्काउंटिंग मेथड है वो कंसिडर करता है, जिसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू आती है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं और डिटेल में आपको पढ़ना, तो मैं आपको चार्ट दिखा दे रहा हूँ जो मैंने पहले पहले लेक्चर पे दिया हुआ था। आप देख सकते हो, राइटिंग थोड़ी ख़राब है मेरी, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। तो ये चार्ट है पूरा, मैंने इसको अच्छी तरीके डिस्क्राइब किया है, पहले वाले लेक्चर में आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो चलो अब हम आंसर पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट अप्रेजल मेथड इज नॉट बेस्ड ऑन टाइम वैल्यू ऑफ मनी? मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे कौन सा प्रोजेक्ट अप्रेजल मेथड यूज नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कौन कंसीडर नहीं करता है। तो देखो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को जो ट्रेडिशनल टेक्निक थी वो कंसीडर नहीं करती थी, आपको पता था, मैंने बताया। जो मॉडर्न टेक्निक है वो तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करती है। तो आपकी ट्रेडिशनल टेक्निक कौन कौन सी थी? ट्रेडिशनल टेक्निक आपकी तीन थी, पे बैक पीरियड, पोस्ट पे बैक पीरियड एंड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो इस पे देखो, पे बैक पीरियड या पोस्ट पे बैक पीरियड या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है क्या कहीं? हाँ चलो देखते हैं। ओह, ये तो ऑप्शन ए पे ही है, पे बैक मेथड। तो मतलब आपको और नीचे देखना, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड ये तो करती थी क्योंकि ये मॉडर्न टेक्निक है। आईआरआर ये भी मॉडर्न टेक्निक है। डिस्काउंटिंग पे बैक मेथड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब ये क्वेश्चन मैंने देखा है कि 3 से 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मतलब डिस्काउंटिंग पे बैक मेथड होता क्या है, इसने बहुत लोगों को कंफ्यूज किया है। आप इसका आंसर दो, मैं नहीं, अगर आप आंसर नहीं दे पाओगे तो मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, डिस्काउंटिंग पे बैक मेथड होता क्या है? तो एक्चुअली तो इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा पे बैक मेथड हो जाएगा, क्योंकि पे बैक मेथड आपकी जो है ट्रेडिशनल टेक्निक थी, और ट्रेडिशनल टेक्निक जो थी वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को नहीं कंसीडर करती थी। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैन बी मेजर्ड एज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला है, आप इजीली बता सकते हो। ऑप्शन ए रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, रेट ऑफ, ऑप्शन बी रेट ऑफ डिविडेंड 1 माइनस टैक्स, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू माइनस इशू प्राइस, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन। एंड जो अगला ऑप्शन है डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्राइस प्लस ग्रोथ रेट। एक बहुत सिंपल सा एक कॉस्ट ऑफ इक्विटी का जो आपका फॉर्मूला है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी है। सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको मतलब इसको तो याद करना ही पड़ेगा, इसमें मैं आपको क्या समझाऊं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डी हो जाएगा। ठीक है, चलो इस पर एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। देखो एग्जाम्पल जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी का, डिविडेंड इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड फ्यूचर डिविडेंड टाइम 10 मिलियन, ठीक है, $10 मिलियन। एंड प्राइस पी नॉट करंट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी पर पीरियड $125 मिलियन, ठीक है। जी ग्रोथ रेट, जो ग्रोथ रेट दिया गया है आपको 2% दिया है, तो आप सिंपल सा फॉर्मूले पर रख दो। डिविडेंड आपको कितना मिल रहा है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड क्या है 10,
प्राइस क्या होगा, करंट मार्केट वैल्यू प्राइस क्या होगा 125, ग्रोथ रेट कितनी है 2%, तो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगी 10%। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल है, आप अच्छे से इसको प्रिपेयर करना, ठीक है। देखो यार, मैं बहुत सारे लेक्चर्स लेके आऊँगा, फाइनेंस और अकाउंटिंग पे लेक्चर लेके आऊँगा, मार्केटिंग पे लेक्चर लेके आऊँगा। आप जिस टॉपिक पे बोलोगे, या पेपर 1 पे भी आपको जो लेक्चर चाहिए जिस पे आप थोड़ा सा कमज़ोर हो वो बताओ, मैं उस पे लेक्चर लेके आऊँगा। तो यार देखो, प्लीज़ फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। ओके, थैंक यू।